अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर-ए-आज़म का तारीख़ी ख़िताब कितना मौसर रहा और ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, पाकिस्तान, चीन और तुर्की, ईरान और बाकी जो रियासतें हैं उनका जो इत्तेहाद है और जो नया ब्लॉक बनने जा रहा है, ये कितना फ़ायदेमंद होगा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की ख़ास तौर पे ख़ारजा पॉलिसी, आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी कब और कैसे मुमकिन होगी। इस वक्त हम देख रहे हैं ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म, भारत के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं मोदी, उन्होंने 3 रोज़ा दौरा किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में भी खिताब किया और ख़ास तौर पे उसको भारतीय मीडिया ने बड़ा कामयाब दौरा करार दिया। क्या वाकई में ये दौरा कामयाब रहा? और ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से जो भारत का मौक़िफ़ था उस पे पाकिस्तान ये कह रहा है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भारत को ये जवाब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तमाम तर सूरत हाल में ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, इसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने दी और नुकसान भी हमें हुआ और आज भी दुनिया हमारा ये किरदार मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्या ख़ारजा सतह पे हम अपनी कोई ठोस हिकमत अमली नहीं बना सके, अपनी ख़ारजा पॉलिसी बेहतर नहीं कर सके? कहाँ हम लैग कर रहे हैं और कहाँ पे हम अपनी चीज़ों को मिस कैलकुलेट कर रहे हैं? और दुनिया भर में जब इंटरनेशनल फोरम पे हमें मौका मिलता है तो उस पर हम भारत को एक्सपोज करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन वो इतना मौसर क्यों साबित नहीं होता? और लॉबिंग की जो हम बार बार बात करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, हम अपने जो एम्बेसडर्स हैं, हमारे जो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे दुनिया भर में बिजनेसमैन हैं, उनको हम क्यों यूटिलाइज़ नहीं कर सकते और पाकिस्तान लॉबिंग में क्यों पीछे रह जाता है? हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि दौरा न्यूजीलैंड की टीम हमारे घर से वापस चली गई और उसमें भी सिक्योरिटी बहाना बनाया गया, लेकिन सिक्योरिटी के पीछे अगर हम देखें तो बहुत तगड़ी लॉबी थी इंटरनेशनल सतह पे और उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया, इन तमाम ममालिक ने अपना किरदार अदा किया और पाकिस्तान वहाँ पे भी खामोश रहा। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आई और 11th आवर में हमें पता चलता है कि टीम जो है वो क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं। ये तमाम इश्यूज़ हैं और ख़ास तौर पे जब हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे बात करते हैं, अफ़गानिस्तान का तमाम तर क्रेडिट हम अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं और इवन इंटरनेशनल फोरम पे भी हमारी जो स्पीचेस होती हैं उनका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द घूमता है। उसके बावजूद अफ़गानिस्तान के अंदर से भी वो उस तरह की आवाज़ नहीं आ रही, क्या वजह है? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब, मुमताज़ दानिश्वर हैं और माहिर हैं, आलमी अमूर के सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और उनके साथ मैं स्काइप पे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जमील अहमद ख़ान, साबिक़ सफ़ीर हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, हमेशा हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा होते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। सरदार साहब, एक तो सबसे पहले दोनों ममालिक, हमारी तो स्पीच थी, मोदी साहब ने 3 दिन का दौरा किया, उनकी वहाँ पे मुलाकातें भी रहीं। इस सिनेरियो में जहाँ भारत कम अज़ कम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में माइनस हो चुका था और ये मुलाकात फ़िज़िकली और उसके बाद में जो उनका इत्तेहाद बन रहा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और ये तमाम ममालिक शामिल हैं, उस पर भी आऊँगा, लेकिन इस दौरे को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आप यूँ समझ लीजिए कि मोदी साहब का ये दौरा जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल दौरा था। जो ट्रंप के दौर में उन्होंने दौरा किया था उसकी निस्बत ये सक्सेसफुल, उसमें बड़ा फन फेयर था और बड़ा शोशा बहुत था, लेकिन उसका सब्सटेंटिव गेन्स इतने ज़्यादा नहीं थे। इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के मुआहदे हुए हैं, जो तकरीबन $220 बिलियन के असलाह के सौदे हुए हैं। अमेरिका के साथ उन्होंने सौदे साइन किए हैं। और दूसरा जो अहम है, ड्रोन टेक्नोलॉजी वो ले रहे हैं और इसके अलावा और जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में जो होने जा रही है, बड़ी अहम मैन्युफैक्चरिंग हो रही है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस लिहाज से कि वो है। तो मोदी का जो दौरा अमेरिका है और दौरा जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के लिए था, लेकिन साइड लाइन्स में उन्होंने जो
क्वाड के सिलसिले में और उसके सिलसिले में, तो बहुत ज़बरदस्त उनका दौरा है। और मेरे ख्याल से मोदी तो छाए रहे हैं, मोदी छाए रहे। मोदी आप देखें कि वो जो अक्स का जो था, जो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का जो कज़िया था, उसमें भी मोदी साहब जो है वो डिप्लोमेसी करते हुए नज़र आए। और ये बहुत मेरे ख्याल से हमारे तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, और कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, हमें तो बहुत वाकई तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि हम ऐसा देख नहीं सकते, हमारे तसव्वुरात से ख़िलाफ़ है। बट हकीकत ये है कि मोदी ने भरपूर स्किल्स का मुजाहरा किया है डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और मोदी ने इंडिया को एक इंटरनेशनल जो प्लेयर है उसमें उसके शामिल कर दिया, सामने लाने में कामयाब रहे। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप किस तरह देखते हैं ये दौरा, और ख़ास तौर पे जब हम इंडिया की बात करते हैं, उनकी लॉबिंग की बात करते हैं, जो बारहा हम अपने प्रोग्राम्स में करते आए। मोदी ख़ुद तो ज़ाहिर है तमाम चीज़ें तो नहीं बना रहे होते, लेकिन उनकी जो फॉरेन टीम थी वो हमें बड़ी एक्टिव नज़र आई। 3 दिन उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, जिस तरह सरदार साहब भी बता रहे थे। लेकिन अगर आपकी नज़र से हम देखें इसको, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई में ये दौरा कामयाब रहा? नहीं, कामयाब इमरान खान ने तो खैर वर्चुअल वो किया था। मोदी के हवाले से अगर आप हैं तो ये मोदी का दौरा यकीनन कामयाब रहा, क्योंकि ये स्टेट लेवल का उनको इन्विटेशन थी, यानी कि मुमलिकत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इनवाइट किया था मोदी को। उस लिहाज से तो ये कामयाब दौरा रहा। पहली बात तो ये कि इन्विटेशन बताते खुद अहमियत की हामिल है। दूसरी बात यह है कि जो उसमें खदोकाल अभी बताया सरदार साहब ने भी, जो मुआहदात हुए हैं और जो गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू के पीछे भी एक पूरा बैकग्राउंड है, क्योंकि इंडिया एक काउंटर मेजर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। अब से नहीं, काफ़ी अर्सा हो गया चाइना के ख़िलाफ़। उसमें बतदरीज उसको इंडिया को मुख्तलिफ मुआहदात के ज़रिए उसको मुस्तहकम और उसको मजबूत बनाया जा रहा है चाइना के ख़िलाफ़। और उसी इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया है क्वाड्स का हिस्सा है, और क्वाड की और ओकास में फ़र्क इतना है कि ओकास जो है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, उसका जो अभी हुआ है वो अस्करी मुआहदा है, और क्वाड्स जो है वो अस्करी मुआहदा नहीं है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी कंपोनेंट बहरहाल है। उसमें बहुत सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने की वजह से उसमें और बहुत सारी चीज़ें कवर हैं। तो बहरहाल क्वाड हो गया, ओकास हो गया, उसमें तमाम ममालिक शामिल हैं। इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, ये तमाम ममालिक शामिल हैं। अभी जो सख्तबंदी हो रही है चाइना के खिलाफ, उस सिलसिले में मोदी को की अहमियत अमेरिका की विजिट के हवाले से एक अहमियत बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह है कि एक उसकी अमेरिका में मोदी से मुराद के इंडिया के हवाले से मज़ीद जो उन्होंने मुआहदात किए हैं वो उसका एक कड़ी है, उस सिलसिले की एक कड़ी है। बिल्कुल ठीक है, मुआहदात पहले जी डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन इसमें एक चीज़ है, चूँकि फिर मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की स्पीच की तरफ आऊँगा, वहाँ पे हमें फॉरेन अफेयर्स इंडिया का काम करता हुआ नज़र आया। उनकी जो बाकी टीम थी, यानी AB टीम थी, वो एक्टिव रहे, उन्होंने इंगेज किया मोदी साहब को। और वहाँ पे ज़रा एक तो डायरेक्ट इनविटेशन था जो बाइडेन का मोदी साहब को, लेकिन उससे हटकर भी 3 दिन उन्होंने बड़े बिजी गुजारे वहाँ पे, अपनी कम्युनिटी से भी मिलते रहे, और साइड लाइन पे वो बिज़नेस MOUs भी साइन करते रहे। तो ये एक अच्छी खबर इंडिया वालों के लिए हो सकती है। हम क्यों लैग कर गए? यानी प्राइम मिनिस्टर को एक तो ये है कि वहाँ जाना चाहिए था फिज़िकली, उसकी रीज़न क्या है कि शायद जो हमें समझ आती है कि चूँकि जो बाइडेन ने मुलाकात तो करनी नहीं थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, तो बेहतर यही था कि आप यहीं से खिताब कर लें तो ज़्यादा अच्छा था और सूट करता ये। लेकिन अगर वो फिज़िकली वहाँ जाते तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता था इन हालात में, और हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को भी कैच करवा लेते? नहीं, लेकिन जो सरमोरी चल रही है अमेरिका की तरफ से, तो वो जनरल असेंबली की हद तक तो ज़ाहिर उसकी अहमियत बढ़ जाती, साइड लाइन मीटिंग भी काफ़ी बेहतर हो जाती बाकी सरबराहान जो है दुनिया के उनके साथ, जो कि साइड लाइन पर हुआ करती है। यकीनन कम्युनिटी के साथ भी ज़्यादा इंटरेक्शन हो जाता, लेकिन इमरान खान को अपने वहाँ अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से मिलने में दुश्वारी होती, क्योंकि थोड़ी सी सरमोरी हुई है आजकल, और उसकी वजह से ये ज़रा अच्छा ही हुआ कि ठीक है, अगर वहाँ जाके इमरान खान
بیرسمنٹ کچھ ایک ہوئی. دوسری چیز آپ نے سوال یہ کیا کہ انڈیا کے میٹس یا انڈیا کے لابی یا انڈیا کے بہت زیادہ متحرک تھے. جب بھی پرائم منسٹر جاتا ہے تو ان کی پوری ٹیم پرائم منسٹر کے ساتھ بھی جاتی ہے اور وہاں کے لوگ بھی زیادہ جاتے ہیں, اس لیے کہ انہیں انگیج کرنے میں جو اپنے کاؤنٹر پارٹس ہیں دنیا کے ممالک کے, جیسے ترکی کے پاس جائیں گے, ایران کے پاس جائیں گے, کسی اور ملک کے پاس ان کا کوئی اگر اس میں ڈپلومیٹ کو مودی کی میٹنگ کے حوالے سے بات کرے گا تو اس پر بات کرے گا. جیسے ہمارے وزیر خارجہ گئے ہیں, ہمارے وزیر خارجہ ملاقات ہو گئی, لیکن اگر ہمارے پرائم منسٹر چاہتے تو ان کی ملاقات طے نہیں تھی اور ممکن بھی نہیں تھا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو متحرک اس لیے ہوئے کہ پرائم منسٹر انڈیا کا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. سردار صاحب کس طرح دیکھتے ہیں خاص طور پہ افغانستان کی صورتحال پہ؟ شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ مغرب ہمیں افغانستان بحران کی آڑ میں قربانی کا بکرا نہ بنائے. اس بیان سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ اور دوسرا, پرائم منسٹر کی جو اسپیچ تھی وزیر اعظم کی, اس اسپیچ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ پرائم منسٹر کی جو تقریر تھی وہ جنرل اسمبلی کے لیے کم اور پاکستانی آڈینس کے لیے زیادہ تھی, یا ان کی تحریک انصاف کی پارٹی کے لیے زیادہ تھی, تاکہ وہ نیریٹو بیچ سکیں کہ جی امریکہ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور ہندوستان ہمارا دشمن نمبر 1 ہے اور ہندوستان ساری خرابیاں کر رہا ہے, ہم تو معصوم لوگ ہیں, ہمارے سے تو کوئی وہ نہیں ہوتا. اور ہم سب سے بڑی بات یہ کہ وہ افغانستان کا مقدمہ لے کے گئے بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کی ریاست کا اور پاکستان کی قوم کا, پاکستانی نیشن کا جو فارن پالیسی ڈائریکشن ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ یہ بتاتے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنسرنز ہیں پاکستان کے سلسلے میں, پاکستان میں ملیٹنسی کے جو واقعات ہوئے ہیں, افغانستان کے میں طالبان کے ٹیک اوور کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں وہ تشویشناک واقعات ہیں. وہ نہ صرف پاکستان کے لیے اندرونی طور پر تشویشناک ہیں بلکہ بین الاقوامی طور پر تشویشناک واقعات ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کے تعلق جڑتے ہیں. تو پاکستان نے اس بات کو قطعی طور پر پاکستان کے پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ایشورنس دیا, بلکہ ایک طرح سے میں یہ کہوں کہ وہ افغانستان سے دنیا کو یہ ڈراتے رہے کہ آپ افغانوں کی مدد کریں, اگر آپ ان کی مدد نہ کی تو آپ انسینٹیوائز کریں, آپ انسینٹیوائز یوں کریں, اور اگر آپ نے انسینٹیوائز نہ کیا تو شاید پتہ نہیں افغان آپ کے لیے کیا کریں. دیکھیے, ایسا افغانستان کے مقدمے کو لڑنے کے لیے افغان خود کافی ہیں. پاکستان کو ایز اے ریاست, ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن, ایز اے حکومت کے جو ٹاپ آفیشل ہونے کے آپ کا یہ ذمہ داری ہے کہ جو آپ اپنے آپ کو ورلڈ کلاس لیڈر کہتے ہیں, اور جیسے اس نے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جناب عمران خان کی تو ساری دنیا کی واہ واہ ہو گئی, اور ان کی مجھے یہ خیال پڑتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا وزیر اعظم کے لیے ود ان ہز اون رینکس اینڈ فائلز جو ہے وہ صحیح تاثر نہیں بتایا جا رہا ان کو. حقیقت یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی جو تقریر تھی یونائٹڈ نیشن میں خالی کرسیوں کے سامنے وہ تقریر کی گئی, کوئی سننے والا نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ جو تقریر وزیر اعظم نے کی ہے اس تقریر کا ٹیکر کوئی بھی نہیں تھا, نہ یونائٹڈ نیشن تھی, نہ یونائٹڈ نیشن میں جو لوگ آئے تھے وہ تھے, نہ امریکہ تھا, کوئی دنیا کا ملک, یورپین کمیونٹی نہیں تھی. ایون چائنا نے جو وہاں تقریر کی, حالانکہ چائنا کوائڈ کے اور وہ جو فرانس کے میں جو آسٹریلیا کو جو سب میرین ایٹمی سب میرین دی گئی ہے اس کی وجہ سے چائنا کو تو بہت غصے میں ہونا چاہیے تھا, اور اس کے مقابلے چائنا نے بڑی بیلنس تقریر کی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اپنی جو ڈائریکشنز ہیں وہ بھی بتائی ہیں, اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو فلاز ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے. اس کے مقابلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی جو تقریر تھی وہ زیادہ تر اسٹریٹ کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تھی, پاکستان کے ریاستی مفادات کے میں بالکل صدر صاحب یہی بات میں جیسے ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا کہ
एक्चुअली होना यही चाहिए ना कि आपके पास इतना बड़ा फोरम रोज़ रोज़ नहीं मिलता आपको, तो उसमें आप लाइन ऑफ एक्शन देते हैं, इंटरनेशनली आप अपनी पॉलिसी वाजे करते हैं कि हमने क्या करना है, कहाँ जाना है। जिस तरह आपने चाइना की बात की, अगले ही रोज़ ज़ाहिर है उस इजलास में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आप सब मैरीन का जो आप जिक्र कर रहे हैं और जो पानियों की ब्लू इकॉनमी के हवाले से उन्होंने बात की और चाइना पे इल्ज़ाम लगाया, चाइना ने उसको मुस्तरद भी किया। लेकिन अपनी पॉलिसीज़ को लेके चाइना आगे बढ़ रहा है, हम क्यों फंसे हुए हैं? हम क्यों अभी प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ में फंसे हुए हैं? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्लैपिंग कितनी हुई स्पीच पे, सोशल मीडिया पे उसका रिएक्शन कितना अच्छा आया, यूट्यूब पे हमारे व्यूज़ कितने आए, हम इन चीज़ों में क्यों फंसे हुए हैं? हमें तो ये होना चाहिए ना कि वहाँ कितने ममालिक ने हमारे साथ मीटिंग की, कितने ममालिक ऑन बोर्ड हैं। जिस तरह थोड़ा सा अफ़गान सूरत हाल में हमें लग रहा था कि शायद हमारी पॉलिसीज़ अच्छी होगी, लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए थे, इस चीज़ को हम क्यों मेंटेन नहीं कर पाते? देखिए, पहली बात यह है कि आप या तो ये फैसला कर लें कि आप इस रीजन में आप और अफगानिस्तान एक हैं, ठीक, या तो ये फैसला कर लें, या आप ये फैसला कर लें कि आप ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा हैं। सही। अगर आप ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा हैं तो आपको ग्लोबल ट्रेंड्स के मुताबिक अपनी पॉलिसियों को लाइन अप करना पड़ेगा। ठीक। और लाइन अप करने का क्या है? नंबर 1, जो मुतालबा अफगानिस्तान के साथ है वर्ल्ड कम्युनिटी का, एग्जैक्टली वही मुतालबा पाकिस्तान के खिलाफ है। ठीक है। उसके ऊपर हमने कोई जवाब नहीं दिया है। हम अपनी गो मगो की पॉलिसी में या डबल फेस पॉलिसी में कर रहे हैं। हमने क्लियरली ये नहीं बताया कि हम अफगानिस्तान के सिलसिले में अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किस हद तक कर सकते हैं और किस हद तक हम नहीं कर सकते। आप अपनी बात करें, आप दुनिया को क्या लेक्चर देंगे कि आप अफगानों की मदद करें? आपने भाई, आप कौन हैं? आप अफगानिस्तान के क्या लगते हो? पाकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी मुल्क होने की हैसियत से आप कहें कि अफगानिस्तान के हालात ख़राब होने की सूरत में पाकिस्तान के ऊपर इसका असर होगा, इसमें रीजन में असर होगा। इसलिए हमें इसको हैंडल करना चाहिए यूनाइटेडली, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर करना चाहिए। हम आपके साथ हैं, ये बात करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आपने अपनी एक कहानी शुरू की कि जी आपने इनको, मतलब ये था कि आप इनको भी पैसे दो, हमें भी पैसे दो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म की यूएन में स्पीच के बाद हम देखते हैं कि जब भारत का नंबर आया, चूँकि अगले दिन शाम में मोदी साहब की तकरीर थी, उससे पहले भारत की दफ्तर ख़ारजा की तरफ से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने जितनी भी तकरीर की वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये इन्हीं दहशतगर्दों की मदद करते रहे, लोग पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेते रहे, इवन उसामा वहीं से ऑपरेशन में मारे गए और उनको शहीद भी कहा गया। ये सारी चीज़ें, ये तमाम होमवर्क उनके पास मौजूद था, उन्होंने काउंटर किया। यानी मोदी ने नहीं बात की, मोदी से पहले ही उनके दफ्तर ख़ारजा की तरफ से ये चीज़ें आ गई। ये इस तरह का होमवर्क हमारे पास क्यों नहीं होता? आप चूँकि सर्व कर चुके हैं और आप समझते हैं इन चीज़ों को अक़वाम मुत्तहिदा में, तो ये इस तरह का होमवर्क होना चाहिए था। हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को बताया जाता कि हमने कौन कौन से भारत की चीज़ें जो हैं वहाँ पे एक्सपोज करनी है और अपने क्या मुतालबात रखने हैं ताकि हमें फ़ायदा हो। जिस तरह सदा साहब भी बता रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का मुकदमा पहले लड़ना होगा, फिर हम किसी दूसरे तीसरे मुल्क की बात कर सकते हैं। इसमें मंदरजा ज़ैल बातें, इसको 2 एंगल से देख लेना। जी। एक तो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली की स्पीच जिसमें कि हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट आते हैं, उसकी अफादियत और उसकी आउटकम के क्या डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ मुझ तक सही तरह नहीं पहुंच पा रही। यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहब से इसी मौजू पे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।